हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए सेट नंबर 2 जिसका वॉल्यूम 4 चल रहा है। अगर आपने इससे पहले के बाकी के वॉल्यूम को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मास्टर वीडियो के लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का पूरा नाम हम यहाँ पे सही आंसर देखेंगे ऑप्शन सी में, गियासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। बलबन गुलाम वंश के एक शासक थे। इन्होंने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। जिले इलाही की उपाधि इसने धारण की थी। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि इल्तुतमिश के द्वारा जो चलाया गया था तुर्कान ए चहलगानी यानी 40 सरदारों का जो गठन था जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया, इसको इन्होंने समाप्त किया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ नौरोज जो पर्व है इसने ही स्टार्ट किया था, पारसी पर्व नौरोज। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है या फिर कहा गया। आलमगीर के नाम से किसे जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना गया। यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। अगर आलमगीर द्वितीय कहा जाता तब हम किसे कहते हैं। तो आलमगीर द्वितीय जो जहांदार का पुत्र था, जहांदार जो था उसका पुत्र था आलमगीर द्वितीय, जिसको वास्तविक नाम अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, और अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय का ही पुत्र था शाह आलम द्वितीय। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे, आलमगीर और आलमगीर द्वितीय दोनों अलग अलग थे। नेक्स्ट वन है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किसकी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किसके लिए। तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग का, यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये बनता है कि वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे किसकी गिरफ्तारी पर। तो डॉक्टर सत्यपाल यहाँ पे और साथ साथ सैफुद्दीन किचलू। तो 3 और 4 करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, 3 और 4। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। तो ये डेट याद रहेगा, 13 अप्रैल का डेट था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इससे पहले आपका रॉलेट एक्ट था 1919। रॉलेट एक्ट मार्च में होता है क्योंकि ये आपका एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। पहले रॉलेट एक्ट था, उसके बाद में जलियांवाला बाग है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1966 में की गई, इसलिए यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, 1966। हाल ही में किस राज्य द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान शुरू किया गया। हमर बेटी हमर मान अभियान को स्टार्ट किया गया, बताइए कि किस स्टेट के द्वारा। छत्तीसगढ़ करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, हमर अपन बजट स्टार्ट किया गया था झारखंड के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया। यानी राख का उपयोग करके गैंडों के लिए अवार्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया। तो आपको पता है कि गैंडों के लिए जो फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर किसे टिक करेंगे, असम को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर चेंज साइट वाई नाम से लूनर क्रिस्टल की खोज की है। चेंज साइट वाई नाम से लूनर क्रिस्टल की खोज की है किस देश ने चंद्रमा पर। तो चाइना ने इसकी खोज की है, ऑप्शन ए हो जाएगा चाइना। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस ध्यान रखिएगा, ये ताप के नियंत्रण के साथ साथ भूख, प्यास, घृणा, पसीना, गुस्सा इत्यादि इन सभी चीज़ों को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न ये बनता है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। यानी एक मनुष्य की मेमोरी लॉस हो चुकी है, खो गई है, तो बताइए कि इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम जिसको कहते हैं, प्रमस्तिष्क यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि आइरिस का काम क्या होता है। आइरिस
जिसको आइरिस या फिर इसको हम लोग हिंदी में परितारिका कहते हैं। तो इसका काम ये होता है आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। यहाँ पे ए करेक्ट होगा। साथ ही साथ जो आँख का रंग निर्धारित होता है, जैसे किसी का आँख भूरा होता है, किसी का नीला होता है, तो ये इसी पे निर्भर करता है, आइरिस पर ही। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो ध्यान रखेंगे प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए तापमान। ठीक है, तापमान करेक्ट आंसर होगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगे? तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम समुदाय का धार्मिक पुनरुत्थान निम्नलिखित किसका उद्देश्य था? मुस्लिम समुदाय का धार्मिक पुनरुत्थान निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य था? अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ी गई थी। ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी रूस के संविधान से यहाँ पे सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान की परिकल्पना की गई है? ऑप्शन डी हो जाएगा। 241 करेक्ट है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा जलप्रपात भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में कौन से जलप्रपात को जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चित्रकूट जलप्रपात, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो किसी जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित है, तो उसको कहते हैं टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। ऑप्शन सी। ठीक है, फादर ऑफ वर्गीकरण यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से किसे जानते हैं? तो लिनियस को जाना जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है कि जापानी इंसेफेलाइटिस किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? जापानी इंसेफेलाइटिस किस प्रजाति के मच्छर से फैलता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से ये फैलता है जापानी इंसेफेलाइटिस। जबकि मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, डेंगू होता है वायरस से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उनके जनसंख्या घनत्व की बात कही गई है। तो हम जानते हैं कि पूरे 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है। कितना है? 1106, यानी फर्स्ट का सेकंड होगा। तो फर्स्ट का सेकंड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल, जो कि 1028 के साथ, तो डी का फर्स्ट के साथ होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी को भी आप याद रखिएगा। जैसे कि केरल की बात करते हैं तो केरल 860 हो जाएगा, केरल 860 बी का 3 के साथ, और उत्तर प्रदेश यहाँ पे 829 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। टाइफाइड जीवाणु के कारण होने और टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यानी टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आंत बिल्कुल सही आंसर है। यानी टाइफाइड से हमारा प्रभावित अंग कौन सा है? आंत। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में संशोधन के माध्यम से नगर पालिका की न्यायिक समीक्षा शक्ति को किसने रोक दिया है? किसने रोक दिया है? तो बी करेक्ट होगा, संसद। ठीक है, संसद यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कलाम द्वीप स्थित है। कलाम द्वीप स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, और ये वर्तमान में मतलब पड़ता है आपका उड़ीसा के तट से, तट के पास पड़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे बड़ा कुल कौन सा है?
पौधों का जो सबसे बड़ा कुल होता है वो कौन सा है? सबसे बड़ा कुल के रूप में हम लोग जानते हैं कंपोजिटी। ठीक है, कंपोजिटी यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को अपना विवेक रक्षक बताया? ऑप्शन ए होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम स्थित है? दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है वो मासिनराम है, और ये पड़ता है आपका खासी पहाड़ी में। ठीक है, खासी पहाड़ी में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सर्क एवं क्रेवास, सर्क एवं क्रेवास किसकी गतिविधि से निर्मित होते हैं? सर्क और क्रेवास जो है किसकी गतिविधि से निर्मित होती है? तो ग्लेशियर की गतिविधियों से निर्मित होता है। इसका संबंध ग्लेशियर से होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है, बताइए वो कौन है? तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने ही मतलब कि स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ए विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखिए कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए थे? कर्नाटक युद्ध इतिहास में बात करें तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें फर्स्ट आपका हो जाता है 46 से 1746 से 48, दूसरा हो जाता है 49 से 54 और तीसरा होता है 56 से लेकर के 63 तक। तीसरा को सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। पहला जो कर्नाटक युद्ध था इसका समापन हुआ था एला सापल की संधि, दूसरा पांडुचेरी की संधि यानी पुडुचेरी पांडिचेरी दोनों में से कुछ भी कहिए, पांडिचेरी की संधि के तहत, और तीसरा हुआ था पेरिस की संधि के तहत। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था? पोर्टो नोवो में हैदर अली को पराजित किया था, करीब ये 1781 की बात है। तो ये आपका सही आंसर हमारा बनेगा आयरकुट। ठीक है, आयरकुट करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी प्रारूप जो संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल इसमें 7 सदस्य थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। म्यांमार की मुद्रा क्या होती है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की राजधानी होता है नेपिडा और इसकी मुद्रा होती है कयात, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कयात। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान दीजिएगा, वैनगंगा और पैनगंगा हम कह सकते हैं गोदावरी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो कि लंबी नदी गोदावरी मानी जाती है। भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का नामकरण पंचायती राज व्यवस्था के नाम से करने का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? भारत के संविधान में स्थानीय स्वशासन का नामकरण पंचायती राज व्यवस्था के नाम से करने का श्रेय किसे जाता है? तो महात्मा गांधी को, एम के गांधी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी अ राइट आंसर। निम्न में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, संविधान संबंधित राज्य का राज्यपाल। ठीक है, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बिल्कुल सही आंसर होगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, और अमरकंटक से तो आपको पता ही है, 2 नदियाँ निकलती है, उत्तर की तरफ सोन और इधर आपका पश्चिम की तरफ नर्मदा। ब्रिटिश संसद ने कब एक संशोधित अधिनियम पारित किया जिससे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी, 1781 को जानते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से किस कानून को जाना जाता है या फिर किस अधिनियम को जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858 जो था, इसी को कहा जाता है अच्छा बनाने वाला अधिनियम। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? निर्मित
अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ए को टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन के द्वारा? 41वें संविधान संशोधन, यहाँ पे बी को टिक करेंगे। 41वें संविधान संशोधन ऑप्शन बी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदन, ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? महान्यायवादी जो कि आर्टिकल 76 के अंतर्गत आता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और केंद्र में सबसे प्रथम विधि अधिकारी इनको माना जाता है, जो कि राज्य में महाधिवक्ता होता है, जिनका संबंध 165 आर्टिकल के तहत होता है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे महान्यायवादी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है। वो भाग ले सकते हैं लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है? तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? अब भारत हमारा है, यह घोषणा अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद की थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में, यानी 1799 की बात है। उस वक्त लॉर्ड वेलेस्ली का समय था और उसने ही मतलब कि कह सकते हैं अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि अब भारत हमारा है। अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है। आर्थिक नियोजन हमारे संविधान में शामिल है, किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक नियोजन, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग भी है, राज्य लोक सेवा आयोग भी है और वित्त आयोग भी है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि संवैधानिक निकाय नहीं है, सभी के सभी है। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? पहले कवि के रूप में, तो पहले कवि के रूप में वाल्मीकि को माना जाता है, ऑप्शन सी वाल्मीकि। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से ये कह रहा है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था, वह है बिंबिसार। बिंबिसार करेक्ट होगा, जिसको सेनिया के नाम से भी जाना गया। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, इसी तरह के रोजाना न्यू वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।